हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जीरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ यूनिट फर्स्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सो फ्रेंड्स, अगर इससे प्रीवियस वीडियोस की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी आपके साथ यूनिट फर्स्ट टू यूनिट 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस जो है डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन हुआ क्या था कि जब हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे तो उसमें कुछ टॉपिक्स हमारे स्किप हो गए थे और काफ़ी सारे लर्नर्स ने कमेंट भी किया था कि सर ये टॉपिक्स जो है हमारे स्किप हो चुके हैं। तो आज कोशिश है कि उन टॉपिक्स को मैं इस वीडियो के अंदर कवर अप कर लूँ। टॉपिक्स कैसे थे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एफडीआई का रिसेंट ट्रेंड्स रह गया था कि रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है एफडीआई का, ये रह गया था। हमारी जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, ये रह गया था। और कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुई थी, वो भी रह गया था। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स जो थे रह चुके थे बीच बीच में। तो उन टॉपिक्स को कोशिश है कि आज कवर कर लेंगे। ओके, आपने काफ़ी सारा सपोर्ट किया इन वीडियोस के अंदर, काफ़ी लर्नर्स ने लाइक्स भी करे हैं, कमेंट्स भी करे हैं, तो काफ़ी मोटिवेट हुआ, जिस करके जो है मैं आज नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और आने वाले टाइम में जितने भी स्किप टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, उनको कवर कर लिया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो कर लीजिएगा। इसमें क्या है, आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और साथ के साथ पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। हालांकि ये जो पीडीएफ हैं, जितने भी मैं इन टॉपिक्स की कवर कर चुका हूँ, इसकी जो पीडीएफ है वो पेड है। हालांकि अगर आपने हैंडमेड नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, दिस इज वेल एंड गुड। बट अगर नहीं प्रिपेयर करें और नहीं आपके पास टाइम है तो आप इनकी पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। ये सारी की सारी पीडीएफ जो है आपको 299 रुपीज़ में मिल जाएंगी। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, लेकिन ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आज से 2-3 दिन बाद इसको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, तो जाकर डाउनलोड भी कर लेना आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं एफडीआई से। जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज वेयर एन इंडिविजुअल और बिजनेस फ्रॉम वन नेशन इन्वेस्ट इन अनदर। जी, एक नेशन का बिजनेस जो है दूसरे नेशन में, दूसरी कंट्री में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। ठीक है, दिस कुड बी अ स्टार्ट ऑफ न्यू बिजनेस और इन्वेस्ट इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेन ओन बिजनेस। अब जरूरी नहीं है कि आप न्यू बिजनेस ही स्टार्ट करें, आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि जॉइंट वेंचर है, तो जॉइंट वेंचर किसका पार्ट है? ये एक एफडीआई का ही पार्ट है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप 10% से कम किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो एफपीआई का पार्ट बन जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप किसी फर्म के 10% कैपिटल से नीचे नीचे के आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो वो आपका एफपीआई का पार्ट बन जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तब हम कहेंगे कि वो एफडीआई का पार्ट नहीं है। ओके, ये किसके थ्रू डिसाइड की गई है? ये आईएमएफ के थ्रू ये लिमिट डिसाइड की गई है। सो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ एफडीआई, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, एक साइड हमें एफडीआई के टाइप्स दे रखे थे और दूसरी साइड उसका मीनिंग दे रखा था, हमें मैच ऑफ द फ्लोइंग करना था। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल एफडीआई नाम से ही पता लग रहा है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई इज वेयर फंड्स आर इन्वेस्टेड अब्रॉड इन द सेम इंडस्ट्री। हाँ जी, हम क्या कर रहे हैं, एक कंट्री की एक कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है जो कि सिमिलर नेचर का बिजनेस कर रही है। जैसे कि मान लो कि एक कंपनी है इंडिया के अंदर जो कि स्मार्टफोन को क्या करती है, असेंबल करती है। वही कंपनी फॉरेन नेशन की दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है जिसका काम भी यही है कि वो असेंबलिंग का काम करती है स्मार्टफोन को। तो इस तरह की एफडीआई को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। मेन बात यहाँ पे ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर आपकी स्मार्टफोन की इंडस्ट्री है, वहां पे भी कौन सी इंडस्ट्री होनी चाहिए, स्मार्टफोन की ही इंडस्ट्री होनी चाहिए। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल एफडीआई। हाँ जी, वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई इज वेयर एन इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द सेम सप्लाई चेन बट नॉट डायरेक्टली इन द सेम इंडस्ट्री। जी, हम सप्लाई चेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लो कि इंडिया के अंदर काम असेंबलिंग का होता है, स्मार्टफोन का एक कंपनी असेंबल का काम करती है और वही कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है जिसका काम स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का है। जी, स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसी चीज का, स्मार्टफोन के स्पेयर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है। तो ये जो पार्ट बन जाएगा ये किसका हो जाएगा, ये वर्टिकल एफडीआई का हो जाएगा। अब इसके अंदर दो सिचुएशन आ सकती है। हमने एग्जांपल लेके चलते हैं। एक तो हमने मान के चला एक कंपनी है ए इंडिया के अंदर, ये कंपनी बी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है जो कि अमेरिका की कंपनी है। अब एक कंपनी क्या करती है इंडिया के अंदर, स्मार्टफोन को असेंबलिंग का काम करती है। ठीक है, ये इन्वेस्ट कर रही है स्पेयर पार्ट्स वाली कंपनी के अंदर, बी के अंदर। अब हो सकता है कि ये ऐसी कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही हो
जो कि सिर्फ स्मार्टफोन की ट्रेडिंग करती हो। तो दोनों पार्ट हो जाएंगे हमारे वर्टिकल एफडीआई का। एक तो हमारा पार्ट जो बी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है ये हमारा हो जाएगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। और अगर सी में इन्वेस्ट कर रही है तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। आप फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हो, आप ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। ट्रेडिंग आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, असेंबल करने के बाद ही आप क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारा पार्ट हो जाएगा किसका, वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वर्टिकल इंटीग्रेशन का। और अगर आप क्या कर रहे हो, स्पेयर पार्ट्स वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब आप पीछे जा रहे हो। ठीक है, असेंबलिंग से पहले काम होता है स्पेयर पार्ट्स को बनाने का, आप पीछे मूव ऑन कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड। आप आगे की सोच रहे हो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। तो वर्टिकल एफडीआई के दो टाइप्स हो जाएंगे। कौन कौन से टाइप्स हो जाएंगे, हाँ जी, कौन कौन से टाइप्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक हो जाएगा हमारा बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसके बाद आ जाता है कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। हाँ जी, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई कौन सा होता है, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई इज वेयर एन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन ए कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री। हाँ जी, एक कंपनी इंडिया के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, वही कंपनी अमेरिका की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है जो कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। दोनों ही इंडस्ट्री डिफरेंट होगी। एक साइड तो हम कार की बात कर रहे हैं, एक साइड हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन की। दोनों ही इंडस्ट्री क्या होगी, आपस में डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इस तरह की एफडीआई को हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। हाँ जी, बात क्लियर होगी। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, इस तरह की एफडीआई को क्या कहते हैं, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म एफडीआई। प्लेटफॉर्म एफडीआई क्या होता है, एफडीआई इज फ्रॉम सोर्स कंट्री टू डेस्टिनेशन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग टू थर्ड कंट्री। हाँ जी, एक कंट्री क्या करती है, एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करती है ताकि वो तीसरी कंट्री को क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। बात क्लियर होगी आपको। हमारे टोटल कितने टाइप्स रहे हैं, हमारे टोटल 4 टाइप्स रहे हैं। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, सेकंड वर्टिकल एफडीआई, थर्ड हमारा कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई एंड द फोर्थ वन इज प्लेटफॉर्म एफडीआई। तो क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। अब यहां से क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा ये जान लीजिए। यहां से जो क्वेश्चन है आपको क्या दे दिया जाएगा, 5 टाइप्स दे दिए जाएंगे, 5 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। तो नीचे 1 2 3 3 2 1 1 5 4 ऐसे आपको पॉइंट्स पूछ लिए जाएंगे। तो इसमें में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हमारा इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो क्या होता है, बूस्टअप होता है। हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को क्या मिलता है, बूस्ट मिलता है ड्यू टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकंड है रिड्यूस लोकल टेंशंस। जी, रिलेशन जो है कंट्रीज के बीच में अच्छे होते हैं। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उनके जो रिलेशन होंगे वो कैसे होंगे, अच्छे होंगे। इससे हमारी लोकल टेंशन भी कैसी रहेंगी, कम रहेंगी। थर्ड है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। जी, हम अपने कंट्री के रिसोर्सेज दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ शेयर कर रहे हैं। इट मीन्स कि एक कंट्री अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रही है दूसरी कंट्री के साथ। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। अब हम लोकल बिजनेस जो सिर्फ अभी तक इंडिया में काम कर रहा था अब वो फॉरेन में जाकर भी काम कर रहा है। अगर वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो वहां पे भी काम कर रहा है, तो उसका बिजनेस क्या हो रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है। अब पहले वो स्मॉल स्केल पर काम कर रहा था, अब वो क्या कर रहा है, लार्ज स्केल पर काम कर रहा है। तो इट मीन्स कि बिजनेस क्या हो रहा है, हमारा डाइवर्सिफाई हो रहा है। नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। जी, लोअर कॉस्ट, चाइना के प्रोडक्ट सस्ते क्यों होते हैं, क्योंकि चाइना क्या है, वो स्मॉल स्केल पर काम नहीं करता, वो लार्ज स्केल कई कंट्रीज को कैप्चर करके चलता है। जब हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा, जब हमें ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करनी पड़ती है तो हमारी जो कॉस्ट होती है पर यूनिट वो क्या आती है, कम रहती है। कॉस्ट कैसी रहती है, कम आती है। तो इससे क्या होता है, एफडीआई के थ्रू हमारी कॉस्ट भी क्या रहती है, कम रहती है। क्योंकि अब हम एक कंट्री को टारगेट नहीं कर रहे, हम कई सारी कंट्रीज को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन अब कम नहीं रहेगी, अब ज़्यादा सारी पॉपुलेशन को हमने क्या करना है, टारगेट करना है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट जो आएगी वो क्या आएगी, हमारी कम आएगी। तो इसका एडवांटेज कंपनी को भी होगा, इसका एडवांटेज कस्टमर को भी होगा। नेक्स्ट है टैक्स इंसेंटिव्स। हर एक कंट्री का अपना अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होता है। किसी कंट्री में आपका टैक्स रेट कम पाएगा, किसी कंट्री में टैक्स रेट ज़्यादा पाएगा। तो इस चीज़ का बेनिफिट भी कंपनीज क्या करती है, उठाती है। ड्यू टू एफडीआई करके जो है इस चीज़ का बेनिफिट भी कंपनीज क्या करती हैं, गेन करती हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक बूस्ट। हम इतने टाइम से फोकस कर रहे हैं कि हम अपनी कंट्रीज में एफडीआई बढ़ाएं। हमारी मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, फोकस पे लगी हुई है कि किसी भी तरीके से हम एफडीआई को बढ़ाएं। क्यों बढ़ाना चाहते हैं, मेन पर्पस हमारा ये है, एक तो क्या है, बूस्ट मिलेगा किसको, हमारी फॉरेन करेंसी को, फॉरेन रिजर्व जो है वो हमारा बूस्ट होएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। अगर कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगी दूसरी कंट्री की, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो लोकल एम्प्लॉयज हैं उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ओके, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमिक को भी क्या मिलेगा, बूस्टअप होगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे एफडीआई के। क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए
नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डूइंग एफडीआई। जी, एफडीआई के मेथड्स कौन कौन से हैं, कितने तरीकों से हम एफडीआई को कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्वायरिंग वोटिंग स्टॉक इन ए फॉरेन कंपनी। जी, अगर आप वोटिंग स्टॉक को एक्वायर कर रहे हैं, बट आपको कंडीशन ये रहेगी कि जो स्टॉक होगा वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10% से कम का स्टॉक ले रहे हैं तो वो एफपीआई गिना जाएगा, एफडीआई नहीं गिना जाएगा। जी, अगर आप 10% से कम का स्टॉक ले रहे हैं तो वो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट गिना जाएगा, एफडीआई नहीं गिना जाएगा। सेकंड है मर्जर एंड एक्विजिशन। एक कंपनी क्या कर सकती है, मर्जर कर सकती है दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ। ठीक है, तो जैसे कि मारुति सुजुकी है, हाँ जी, जापान की कंपनी का मर्जर हो रखा है इंडिया की कंपनी के साथ और दोनों मिलकर नाम बना दिया मारुति सुजुकी। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर विद फॉरेन कॉर्पोरेशन। हम क्या कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, मर्जर जॉइंट वेंचर जस्ट सिमिलर ही हैं दोनों। नेक्स्ट है स्टार्टिंग ए सब्सिडरी ऑफ ए डोमेस्टिक फर्म इन ए फॉरेन कंट्री। हाँ जी, हम क्या कर सकते हैं, सब्सिडरी कंपनी भी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्री के अंदर। ओके, तो सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी का कंसेप्ट आपको पता होगा। तो एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी भी लगा सकती है दूसरी कंट्री में, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, ये हमारा एफडीआई का पार्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन कैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्वेश्चन ये देखने को मिल जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड्स ऑफ डूइंग एफडीआई, कि कौन सा इसमें से मेथड नहीं है एफडीआई का। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन सिंपल आया तो इस तरह आ सकता है, बट आपको पता है कि आजकल क्वेश्चन सिंपल नहीं आते, कंपटीशन लेवल राइज हो चुका है, तो देख लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिसेंट पॉलिसी क्या है एफडीआई की। अभी जो है एफडीआई की न्यू पॉलिसी आई है, क्योंकि हमारी जो लास्ट पॉलिसी थी वो 2015 से लेकर 2020 तक की थी। तो 2020 के अंदर हमारी न्यू पॉलिसी आ चुकी है एफडीआई की। इसमें से डेफिनेटली चांसेस यही रहेंगे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, that is DPIIT, whichever is formerly known as Department of Industrial Policy and Promotion, is the nodal department for formulation of policy of FDI. पहली बात तो ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क किया जा सकता है कि बताइए एफडीआई की पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है। तो ये डिपार्टमेंट है एक हमारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोटिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको पहले जाना जाता था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के नाम से। याद रख लेना कि इसका नाम चेंज कर दिया है, अब इसको हम जानते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये डिपार्टमेंट जो है एफडीआई की पॉलिसी को क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहली बात तो डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म आ सकती है। सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि इसका पहले नाम क्या था, अब क्या कर दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि आपकी एफडीआई पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी, ये फॉर्मुलेट करता है हमारी एफडीआई पॉलिसी को। होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, टू अट्रैक्ट हायर लेवल ऑफ एफडीआई द गवर्नमेंट हैज पुट इन प्लेस ए लिबरल पॉलिसी ऑन एफडीआई। जी, 2015 से 2020 के बीच में जो कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट रूट अपना रखा था। जी, 2 रूट होते हैं एफडीआई के, एक होता है गवर्नमेंट रूट, एक होता है हमारा ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट के अंदर गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस लगाती है कि आपको कुछ अप्रूवल लेने पड़ेंगे, तभी आप कभी आप हमारी कंट्री के अंदर क्या कर सकते हैं, एफडीआई कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक रूट के अंदर आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 2015 से 2020 के बीच में गवर्नमेंट ने कई सेक्टर्स पर जो था गवर्नमेंट रूट अपना रखा था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया, लिबरल कर दिया है। ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। जी, द कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी सर्कुलर ऑफ 2020 वाज रिलीज बाय द डीपीआईआईटी ऑन 29 अक्टूबर 2020। जी, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो सर्कुलर है नई एजुकेशन पॉलिसी का, वो कब रिलीज किया गया, वो 29 अक्टूबर 2020 को जो है रिलीज कर दिया गया। और उसको इफेक्टिव कब से वो जो है इफेक्टिव हुआ था, वो हुआ था अक्टूबर 15 2020 से। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने। सो चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं की चेंजेस इन एफडीआई पॉलिसी। हाँ जी, हमने ये तो बात कर लिया कि एफडीआई पॉलिसी को रिन्यू कर दिया गया 2020 के अंदर, बट इसमें क्या चेंजेस आए हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करी गई है एलिजिबल इन्वेस्टर। हाँ जी, एलिजिबल इन्वेस्टर कौन है, जो कि गवर्नमेंट रूट के थ्रू या फिर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू किसको अलाउड किया गया है। तो एक चीज़ याद रखना
जोन सी भी कंट्री इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, जोन सी भी कंट्री इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, उस कंट्री की कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही परमिशन दी गई है इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि चाइना की कोई कंपनी है, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है एफडीआई के थ्रू, तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। ऐसा 2020 की पॉलिसी में चेंज किया गया है। सेकेंड कहा गया है कि जितनी भी एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो जो है अब 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू क्या कर सकती है, एफडीआई के थ्रू निवेश कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है जी। एनबीएफसीज को 100% जो है ऑटोमेटिक रूट में रख दिया गया है। पहले जो था 74% ही इसको कोटा फिक्स किया गया था ऑटोमेटिक रूट के अंदर, बट अब इसको बढ़ाकर 100% ही कर दिया गया है। तो अब इनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। चलिए इसके बाद चलते हैं। अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर के अंदर भी जो कोटा है वो इंक्रीज कर दिया गया है। अब डिफेंस सेक्टर के अंदर 74% जो है कंपनीज क्या कर सकती है, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया के अंदर। तो पहले अगर इसकी बात की जाए तो 49% ही अलाउड था, आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू क्या कर सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में एफडीआई अप टू 26% अंडर गवर्नमेंट रूट जी। अगेन अगर ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की बात की जाए तो 74% ऑटोमेटिक रूट कर रखा है और 26% जो है हमारा गवर्नमेंट रूट के थ्रू है, कि अगर आप 74% से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तब आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रियल स्टेट ब्रोकरेज सर्विस जी। रियल स्टेट ब्रोकरेज सर्विस को हमने 100% ऑटोमेटिक रूट के अंदर रखा है। याद रखना एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक होता है रियल स्टेट बिजनेस, एक होता है रियल स्टेट ब्रोकरेज बिजनेस, दोनों में वो डिफरेंस है। ब्रोकरेज तो एक एजेंट है जिसका काम क्या होता है, सेलिंग एंड बाइंग के बीच का जो जो सेलर और बायर को क्या करता है, आपस में डीलिंग करवाता है, जिनकी आपस में डीलिंग करवाता है सेलर और बायर की, तो वो ब्रोकरेज सर्विस है जो अपनी कमीशन चार्ज करता है। तो इसके अंदर जो है 100% ऑटोमेटिक रूट में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। बट रियल स्टेट बिजनेस के अंदर एफडीआई परमिटेड नहीं है। याद रखना, रियल स्टेट बिजनेस के अंदर एफडीआई को परमिशन नहीं दी गई है, एफडीआई अलाउड नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज सर्विस को 100% ऑटोमेटिक रूट में रखा गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है असर्शन रीजन में, सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं इन सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेलिंग ट्रेडिंग एफडीआई अप टू 100% इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट जी। रिटेलिंग प्रोडक्ट के अंदर जो रिटेल ट्रेडिंग होती है उसके अंदर जो है 100% एफडीआई अलाउड कर दी गई है अंडर द ऑटोमेटिक रूट। प्रीवियसली अगर बात की जाए तो ये 49% ही अलाउड थी, जिसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 100% कर दिया गया है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं हम। अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई अलाउड कर दिया गया है 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट टू इंटरमीडियरीज जी। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि 100% एफडीआई अलाउड तो है, बट किसको है, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, जितने भी एजेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं। अगर कोई कंपनी इन चीज़ों में इन्वेस्ट करती है तो उसके क्या है, 100% वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो है वो कैप लगा रखी है 49% की ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, कि इंश्योरेंस कंपनीज अगर इन्वेस्ट करना चाहती हैं इंडिया के अंदर तो वो 49% ही ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकती है। उसके बाद अगर वो इन्वेस्ट करती है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की। बट अगर एजेंट्स के केस में बात करें या इंटरमीडियरीज के केस में बात करें तो गवर्नमेंट ने इसको 100% ऑटोमेटिक रूट के अंदर रख दिया है। तो सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ याद रखना, ब्रोकरेज के केस में चाहे वो रियल स्टेट की बात हो चाहे इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो, 100% ऑटोमेटिक रूट कर दिया गया है। बट अगर बिजनेस की बात की जाए तो रियल स्टेट तो परमिटेड है ही नहीं, उसमें तो एफडी हम कर ही नहीं सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि इंश्योरेंस सेक्टर के केस में, इंश्योरेंस बिजनेस के केस में सिर्फ और सिर्फ 49% को ही ऑटोमेटिक रूट के अंदर रखा गया है, बाकी का रिमेनिंग जो है वो गवर्नमेंट रूट के अंदर डिसाइड किया गया है। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। रिसेंट ट्रेंड्स इन एफडीआई जी। एफडीआई के अंदर रिसेंटली क्या ट्रेंड चल रहा है ये भी देख लीजिए। द IT सेक्टर इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट शेयर इन एफडीआई जी। अगर आपसे कोई पूछे कि हाईएस्ट शेयर आज के टाइम में एफडीआई कौन से सेक्टर के अंदर हो रहा है, सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर के अंदर आ रही है, तो वो IT सेक्टर जो है सबसे डोमिनेंट सेक्टर हो रहा है एट प्रेजेंट। इसमें सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिल रही है। अगर हम कुछ अमाउंट की बात करें तो अमाउंटिंग टू ₹1.8 ट्रिलियन इंडियन रुपी इन फिजिकल ईयर 2021। तो फिजिकल ईयर 2021 में
जो है 1.8 ट्रिलियन रुपीस की एफडीआई हमको देखने को मिली है। अगर सेकंड नंबर की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो हमारा सेकंड नंबर पर आ जाता है आईटी सेक्टर के बाद। ओके, तो इसके अंदर जो एफडीआई है 2020 के अंदर 500 बिलियन रुपीस की एफडीआई हमें देखने को मिली है। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में सिंगापुर हैज़ हाईएस्ट एफडीआई। जी, सिंगापुर के पास क्या है, हाईएस्ट एफडीआई है 2021 के अंदर। इनफ्लो टू इंडिया विच वॉज वैल्यूड एट 7 बिलियन इंडियन रुपी, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स वैल्यूड एट 14 बिलियन इंडियन रुपी। तो उसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है, यूनाइटेड स्टेट्स का आता है आफ्टर सिंगापुर। ओके, 2021 द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट कम फ्रॉम इंडिया। जी, लार्जेस्ट शेयर्स ऑफ इंडिया इम्पोर्ट, तो लार्जेस्ट शेयर सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्री फ्रॉम विच द लार्जेस्ट इम्पोर्ट्स अंडरटेकन टू इंडिया। तो कहाँ से होता है ये होता है हमारा इंडिया, चाइना से। हर बार चाइना से ही रहा है, मोस्टली चाइना से ही रहा है। तो चाइना से ही हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता है इंडिया के अंदर। ओके, चलिए अगर इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड क्रिएशन वर्सेस ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। जी, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, हमको पूछ रखा था कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और ट्रेड क्रिएशन, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा ही है, देख लीजिए। तो कह रखा है ट्रेड क्रिएशन क्या होता है। देखो, ट्रेड क्रिएशन इज द इंक्रीज ट्रेड डेट ओकर बिटवीन मेंबर कंट्रीज ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स फॉलोइंग द फॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेडिंग ब्लॉक। तो ट्रेड क्रिएशन का मतलब क्या है, देखो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है ट्रेड क्रिएशन, मतलब कि हम अपने ट्रेड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ट्रेड को क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं बिटवीन मेंबर कंट्रीज ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक। हम, आपको पता है कि हमने प्रीवियस जब वीडियो डिस्कस करी थी उसके अंदर हमने ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि सार्क हो गया या फिर एशियान हो गया, ये सब अपने ब्लॉक्स बना के चलते हैं, इनकी कुछ मेंबर कंट्रीज होती हैं। तो अगर इन मेंबर कंट्रीज के बीच में हम ट्रेड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो ट्रेड क्रिएशन हो रहा है। ओके, अभी ट्रेड इंक्रीज कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि हम क्या करेंगे, बैरियर्स को रिमूव कर देंगे। आपको पता है कि कंट्रीज कई तरह के बैरियर्स लगा के चलती है कि इस तरह को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते या इस तरह का आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कुछ बैरियर्स होते हैं जो कंट्री वेरी करते हैं। ओके, तो कंट्रीज क्या करती हैं, इन बैरियर्स को रिमूव करके वो क्या कर सकती है, ट्रेड को इंक्रीज कर सकते हैं। और इंक्रीज ट्रेड को ही हम क्या कहते हैं, ट्रेड क्रिएशन, कि आप ट्रेड को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। देखिए, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का होता है कि हम ट्रेड को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। जी, ट्रेड क्रिएशन का बिल्कुल अपोजिट है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। फॉलोइंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स एज ट्रेड विद लो कॉस्ट नॉन ट्रेडिंग ब्लॉक मेंबर्स इज रिप्लेस्ड बाय ट्रेड विद रिलेटिवली हाई कॉस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक मेंबर्स। जी, हम जो लो कॉस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक मेंबर्स हैं, हमारे जो लो कॉस्ट मेंबर्स हैं, उनके साथ ट्रेडिंग अब नहीं कर रहे हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे हैं हाई कॉस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक मेंबर्स को। तो इससे थोड़ा सा हमारे ट्रेड पर क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, पहले हम लो कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स बना रहे थे तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, खरीदने वाली पॉपुलेशन ज़्यादा थी। बट अब जो है हम सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाई प्राइस प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अब तो हमारी पॉपुलेशन क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ऐसा ही सेम हमारा ट्रेड क्रिएशन के अंदर है और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर है। होप सो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज। जी, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हमारी इकोनॉमी की दो ही पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट रही हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह एक पर्सन की 2 legs होती हैं जिसके बिना वो काम नहीं कर सकता, इसी तरह एक हमारी कंट्री की 2 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं। एक है फिजिकल पॉलिसी और एक है मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिक टॉपिक है, काफ़ी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है और आया भी है, कई बार आया क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी की। हाँ जी, फिजिकल पॉलिसी जो पॉलिसी रिलेट रखती है रेवेन्यू से, एक्सपेंडिचर से और डेब्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जी, फिजिकल पॉलिसी जो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से क्या करती है, हमारे रिलेट रखती है। इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करता है, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जी, हमारी जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो इंप्लीमेंट करती है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं,
किस वेज में, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के वे में, कि गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि कब उसको इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर करना है, कब उसको क्या करना है, टैक्सेस बढ़ाकर रेवेन्यू को क्रिएट करना है। तो ये सब चीज़ें रिलेट करती है हमारी फिजिकल पॉलिसी से। टू मेन इंस्ट्रूमेंट्स है फिजिकल पॉलिसी के। सबसे पहला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और सेकंड है टैक्सेस। ओके, टू मेन इंस्ट्रूमेंट्स है कौन कौन से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और सेकंड है हमारा टैक्सेस। इट इज इम्प्लीमेंटेड अलोंग विद द मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोनों पॉलिसीज को साथ रखकर ही बनाया जाता है और मतलब कि साथ ही क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। और दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में और इकोनॉमी को कंट्रोल करने में। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। जी, फिजिकल पॉलिसी दो तरह की होती है। एक होती है हमारी कौन सी, एक होती है हमारी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी और एक होती है हमारी कॉन्ट्राडिक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। अगर हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पॉलिसी के अंदर अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है। ऐसा कब करती है, ऐसा तब किया जाता है जब इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड होती है वो कम होती है। लोग डिमांड नहीं कर रहे। लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। और लोगों के पास ये पैसा कब नहीं होता, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता। तो गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमी के अंदर स्पेंडिंग करती है। स्पेंडिंग कैसे करेगी, मान लो गवर्नमेंट डैम्स बनवा रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवा रही है, गवर्नमेंट स्कूल बनवा रही है। जब ये सब चीज़ें बनवाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग करती है और टैक्सेस को क्या करती है, कम करती है। जी, स्पेंडिंग को बढ़ाती है और टैक्सेस को क्या करती है, कम करती है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्ट्राडिक्शनरी पॉलिसी की बात करें तो इसके अंदर क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम करती है और टैक्सेस को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ऐसा कब करेगी गवर्नमेंट, ऐसा तब करती है गवर्नमेंट जब इकोनॉमी के अंदर पैसा जो है काफ़ी सारा लोगों के पास बहुत सारा होता है और लोग ओवर डिमांड कर रहे होते हैं, जरूरत से ज़्यादा चीज़ों की डिमांड कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्शनरी पॉलिसी लाती है। अब क्वेश्चन आ सकता है आपसे, केस स्टडी का रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन सिंपल भी पूछा जाता है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा सिचुएशन में जब लोगों के पास काफ़ी सारा पैसा होगा, जब लोग ओवर डिमांड कर रहे होंगे, तो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी को रेगुलेट करेगी, कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट इशू करेगी। तो आपको बताना है, आंसर चारों आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ओके, चलिए चलते हैं। जी, उद्देश्य क्या है हमारा फिजिकल पॉलिसी का, गवर्नमेंट क्यों फिजिकल पॉलिसी को इशू करती है या लॉन्च करती है। सबसे पहला फुल एम्प्लॉयमेंट। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी इकोनॉमी में जो है सब लोगों के पास रोजगार हो, बट ऐसा कभी भी ये रियल सिचुएशन है ही नहीं, कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इकोनॉमी में सबके पास एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो इकोनॉमी के अंदर, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिजिकल पॉलिसी लाती है। अब आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन इस तरह का आएगा, आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिर अगेन वही आ जाएगा 1 2 3 3 2 1, मतलब आपको 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं या 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसी आएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसे आएगी यहाँ पे, जब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर वुड हेल्प क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, और बढ़ाएगी किस केस में, जब गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लॉन्च करेगी, जब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी लॉन्च करेगी, तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा है, फुल एम्प्लॉयमेंट का। सेकंड है हमारा प्राइस स्टेबिलिटी। हाँ जी, सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा कौन सा है, प्राइस स्टेबिलिटी। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उसके जो प्राइस हैं वो स्टेबल रहें। मतलब अब जैसे कि अब रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, एकदम प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। जी, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, साथ के साथ सब्जियों के, फ्रूट्स वगैरह के, सबके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो प्राइस कहीं ना कहीं हमारे स्टेबल नहीं है, बट गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो प्राइस क्या रहे, स्टेबल रहे, एकदम ऐसे इंक्रीज डिक्रीज ना हो। तो ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव रहा है गवर्नमेंट का। थर्ड है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इफेक्टिवली उनका यूटिलाइज हो। तो ये भी किसका एक ऑब्जेक्टिव रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है फिजिकल पॉलिसी का। देखो, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इसको आप खुद पढ़ लेना, मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं सारा कुछ पढ़ के आपको बताऊंगा। तो इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट आप पढ़ लेना। ओके,
चलिए, इसके बाद है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उसके जितने भी इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ लोग तो अमीर अमीर होते जाएं, कुछ लोग गरीब के गरीब होते जाएं। तो हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि सबके पास समानता रहे, ठीक है, ना ऐसा हो कि अमीर ज़्यादा अमीर हो जाए, ना गरीब ज़्यादा गरीब हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है। आपको पता है कि टैक्सेशन हमारे यहाँ पे कैसे रहता है, प्रोग्रेसिव रहता है। जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम रहती है उसको उतना ही ज़्यादा क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाती है ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहे इनकम एंड वेल्थ के बीच में। टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिले, हर एक गवर्नमेंट चाहती है। तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करती है। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इकोनॉमी के अंदर, उतनी हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहा है हमारी किसका, फिजिकल पॉलिसी का। चलिए, अब टूल्स कौन कौन से हैं फिजिकल पॉलिसी के। सबसे पहला टूल है टैक्सेशन पॉलिसी। हमको पता, मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे पहला तो हमारा टैक्सेशन पॉलिसी है। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को रिड्यूस करके या टैक्स का रेट इंक्रीज करके हमारी इकोनॉमी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। फिजिकल पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हमारा टैक्सेशन पॉलिसी ही है। उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। हाँ जी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी। अभी मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट को अगर लगता है कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट नहीं है या इकोनॉमी जो है डिमांड नहीं कर रही, लोग डिमांड नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उस वक्त गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है ताकि लोग क्या करें, डिमांड करें। क्योंकि लोग डिमांड करेंगे तो कंपनीज के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तभी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, एक्सपेंडिचर का सहारा लेती है। चलिए, हमारा थर्ड टूल आता है डेफिशिएट फाइनेंसिंग। हाँ जी, डेफिशिएट फाइनेंसिंग क्या है, जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है रेवेन्यू से एक्सीड हो जाती है, जो उसका जो गैप आता है वो हमारा डेफिशिएट फाइनेंसिंग होता है, ठीक है। इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट न्यू करेंसी को ज़्यादा इशू करती है। जो हमारी करेंसी है उसको ज़्यादा नोट गवर्नमेंट छापती है, जिससे क्या करते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी में क्या आता है, पैसे की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं है तो ये गलत, अगर आप ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो मनी की, तो मनी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक टूल है हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद है पब्लिक डेब्ट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ केसेस के अंदर पब्लिक से भी बोरो कर लेती है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी के अंदर पैसा ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खुद के जो बॉन्ड्स है वो इशू कर देती है मार्केट के अंदर, ताकि जो एक्सेस मनी है पब्लिक के पास उसको क्या कर सके, गवर्नमेंट टेक ओवर कर सके। तो ये कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, इकोनॉमी को चलाती है। चलिए, इसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी जिसको कौन मैनेज करता है, अब मॉनेटरी पॉलिसी को हमारा सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई जो है वो मैनेज करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ रेट्स डिसाइड किए जाते हैं, जिसको अब मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है बनाई गई है वो मैनेज करती है। ओके, monetary policy are implemented through different tools including the adjustment of interest rate, purchase or sale of government securities and changing the amount of cash circulating the economy। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इंटरेस्ट रेट है, जैसे क्रेडिट रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो है, इन सब के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें एडजस्टमेंट की जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल किए जाते हैं। ये सारे के सारे इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि हमने उसमें बात करी थी टैक्सेशन इंस्ट्रूमेंट्स है, जो फिजिकल पॉलिसी था उसमें हमने गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की बात करी थी। तो द सेंट्रल बैंक और ए सिमिलर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए सेंट्रल बैंक जो है वो ही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है। जैसे कि अगर फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो उसको कौन करती है, उसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो फॉर्मुलेट करती है। चलिए, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी अगेन 2 तरह की है, एक एक्सपेंशनरी, एक है हमारा कौन से, कॉन्ट्राडिक्शनरी। तो एक्सपेंशनरी के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सपेंशनरी के अंदर हम अपने इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर क्या हो, एक्सपेंशन हो, मतलब कि लोगों के पास क्या है, ज़्यादा डिमांड करें, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनको कम कर देंगे। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोग बैंक से इजीली लोन ले सकेंगे, जिससे लोगों के पास पैसा आएगा। लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, इजीली डिमांड कर सकेंगे, उनको स्पेंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी क्या होगी, बूस्टअप होगी। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंदर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी के पास पैसा आए, लोगों के पास पैसा आए, तो हम अपने इंटरेस्ट रेट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। जो बैंक्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। जबकि अगर हम बात करें कॉन्ट्राडिक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या करेंगे, सरकार कंजर्वेटिव नेचर की हो जाएगी। सरकार चाहेगी
अरे भाई, लोगों के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है, अब हमको पैसे को कम करना है, तो सरकार क्या करेगी, जो लोन बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट रेट क्या कर देगी, सरकार हाइक कर देगी। जो बैंक रेट है वो हमारा क्या है, वो बढ़ा देगी सरकार। उससे ऑटोमेटिकली क्या है, लोन महंगे हो जाएंगे तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वे में सरकार क्या करती है, इन पॉलिसीज़ के थ्रू हमारी इकोनॉमी को रेगुलेट करती है। चलिए, एक्सपेंशनरी भी डिस्कस कर लिया हमने, इसको पढ़ लेना, मैंने आपको वैसे मीनिंग बता दिया है कि कौन सी क्या होती है। चलिए, अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव सेम ही रहेगा, चाहे फिजिकल पॉलिसी की बात कर लो, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर लो। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छा करने के लिए वो क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लेगी। उसको देखना है कि कब उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने, कब उसको इंटरेस्ट रेट घटाने हैं। उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी, हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइसेस जो हैं, जो इन्फ्लेशन है वो एक नॉर्मल रेट से बढ़े, प्राइस स्टेबल रहे। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या यूज़ करेगी, गवर्नमेंट फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करेगी। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, हाँ जी, एक्सचेंज रेट जो है, जो हमारी, हम डॉलर्स के मुकाबले में बात करते हैं इंडियन रुपये की, ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसके अंदर स्टेबिलिटी, आज क्या हम देख रहे हैं, हमारी रुपये की वैल्यू बहुत जल्दी गिरती जा रही है, जो भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहे, इतनी जल्दी उसमें फ्लक्चुएशंस ना आए। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है, गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करती है। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट, हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहे। जी, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कभी होती भी नहीं है, ये तो जैसे कहने वाली बात है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कभी भी नहीं होता, बट चाहती तो गवर्नमेंट यही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है, मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लेती है। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जी, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इसके गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लॉन्च करती है, गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लेती है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है अमेंडमेंट्स इन सीपीए। जी, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी, अब 2020 के अंदर ही कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। वैसे तो मैं इस वीडियो को सेपरेटली डाल चुका हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे शेयर करने की इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने इसको इस पीडीएफ के अंदर डाल दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप जब पढ़ने बैठे तो आपके साथ ही ये टॉपिक भी इंक्लूड हो जाए। चलिए देख लेते हैं एक बार। वैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट की गई थी, जो वैसे तो 1986 के अंदर हम कोपरा को लेके आए थे, इसके अंदर अमेंडमेंट 2020 में की गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है तो बार बार इसको डिस्कस करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए मेजर अमेंडमेंट्स क्या की गई थी। हमने इसमें अब ई कॉमर्स को भी इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि ई कॉमर्स जो है डे बाय डे काफ़ी ग्रो कर रहा है, ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ग्रो कर रही है। तो इसके रिगार्डिंग सरकार ने क्या करा है, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं ई कॉमर्स को इंक्लूड करने के लिए। तो इसको भी अब किस में इंक्लूड कर लिया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। मतलब अगर कल को अगर ये ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं तो आप इनके रिगार्डिंग भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अंडर द कंज्यूमर कोर्ट। तो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप इनके रिगार्डिंग भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए जुडिक्शियल लिमिट अब चेंज कर दी गई है। पहले अब जो डिस्टिंक्ट फोरम की जो जुडिक्शियल लिमिट है वो कितनी है, हमारी 1 करोड़ की जो है लिमिट लगा दी गई है। तो अगर आप 1 करोड़ से नीचे का केस है तो आप किस में जाएंगे, आप जाएंगे आप अपने डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर। स्टेट कमीशन के अंदर कब जाएंगे, जब आप 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में कोई कंप्लेंट है, कोई आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग आप किस में जाएंगे, स्टेट फोरम में जाएंगे। और नेशनल कमीशन में आप कब जाएंगे, जब आप 10 करोड़ से ऊपर का आपका केस बनता है तो आप किस कमीशन में जाएंगे, नेशनल कमीशन के अंदर जाएंगे। तो ये लिमिट्स हमारी चेंज हो चुकी है, पहले लिमिट्स दूसरी थी, अब लिमिट्स हमारी क्या है, चेंज कर दी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। अब आप जो है जहाँ पर आप रहते हैं वहीं से आप ऑनलाइन जो है ई फाइलिंग कर सकते हैं कंप्लेंट की। पहले क्या होता था, जहाँ पे उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता था उधर जाके आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती थी, वहाँ का जो कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ता था, कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती थी। बट अब ये चीज़ चेंज हो चुकी है, अब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही कंप्लेंट क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। अब इसके अंदर जो है एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बना दिया गया है। पहले ऐसी कोई काउंसिल नहीं होती थी, बट अब एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बना दी गई है जिसको नाम दे दिया गया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो इसका सारा कार्यभार है, अब यही संभालेगी हर एक चीज़ को। अब प्रोडक्ट लायबिलिटी और पेनल कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करें, The new act has introduced the concept of product liability and brings within its scope the product manufacturer, product service provider and product seller for any claim of compensation। हाँ जी, तो अब इसके अंदर जो है अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हो
तो इसके अंदर उसको भी इंक्लूड किया जाएगा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, जिसने प्रोडक्ट को बनाया है, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोडक्ट को बेच रहा है, या फिर प्रोडक्ट सेलर है, एक तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक उसको सेल कर रहा है। तो हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर बना दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि हम सेलर से हमने लिया तो हम सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, जिसने मैन्युफैक्चर करा है वो भी तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जी। हाँ जी, पेनल्टीज़ क्या बनाई गई हैं? अगर कोई गुनाह किया, अगर कोई कंपनी है जिसने गलत वे में आपको प्रोडक्ट सेल किया है, तो उसको क्या है, उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी अप टू रुपीज़ कितनी, 10 लाख। तो 10 लाख तक की क्या है, पेनल्टी चार्ज की जाएगी ओन मैन्युफैक्चरर और एंडोर्सर फॉर ए फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट मिलती है, देखने को मिलती है आपको, तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हो, जिसके ऊपर 10 लाख का उनके ऊपर सीधा सीधा पेनल्टी चार्ज कर दी जाएगी। द CPA में ऑल्सो सेंटेंस देम टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स। तो 2 साल तक की जेल भी होने के पूरे चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टॉपिक्स थे, ज़्यादा टॉपिक्स तो हमने कवर नहीं करे। मोस्टली टॉपिक्स मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिए थे, पार्ट फर्स्ट के अंदर। पार्ट सेकंड के अंदर आपकी डिमांड रही थी कि कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे, तो कोशिश करिए कि मैंने उन टॉपिक्स को भी कवर कर लूँ। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एंटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।